तो आज हमारे सामने जो है वो कोई आम दस्तावेज नहीं है। ये एयर इंडिया फ्लाइट 101 की एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हुई बातचीत का करीब 38 मिनट की बातचीत का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, और ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी? बिल्कुल नहीं। एक बोइंग 777 जिसमें 370 लोग सवार थे और वो न्यूयॉर्क के आसमान में मतलब घने बादलों और तूफान के बीच JFK एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था। और जैसा कि हम इस बातचीत में देखेंगे, कुछ भी सामान्य नहीं था। कुछ भी नहीं। ये एक के बाद एक फेल होते सिस्टम्स, घटते ईंधन और बिगड़ते मौसम के खिलाफ एक तरह की जंग थी। बिल्कुल। तो चलिए इस बातचीत की परतें खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब तकनीक धोखा दे जाती है तो कॉकपिट और कंट्रोल टावर में बैठे इंसान वो कैसे मिलकर एक बड़े हादसे को टाल देते हैं। हाँ, और इस बातचीत की सबसे दिलचस्प बात मेरे ख्याल से यही है, ये हमें उस पल में ले जाती है जब सारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं वो एक एक करके हाथ खड़े कर देते हैं। सही कहा। तब बचता है सिर्फ इंसान का अनुभव, उसकी सूझबूझ और दबाव में शांत रहने की उसकी काबिलियत। ये सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय जज्बे की एक मिसाल है। तो बातचीत की शुरुआत ही एक झटके से होती है। फ्लाइट 101 लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, रनवे सामने है, लेकिन तभी पायलट की आवाज़ आती है, एयर इंडिया 101 गोइंग अराउंड रनवे 4 राइट। गो अराउंड? हाँ, गो अराउंड। और हम सब जानते हैं कि एविएशन की दुनिया में ये शब्द कभी भी अच्छी खबर नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और ATC तुरंत पूछता है वजह क्या है? और पायलट का जवाब वो बहुत कुछ बता देता है। वो कहते हैं कि उन्हें इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी कोई समस्या आ रही है। हाँ, वो कहते हैं वी लॉस्ट द लोकलाइजर। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है। लोकलाइजर, इसे आसान भाषा में कैसे समझे? ये होता क्या है? लोकलाइजर को आप एक अदृश्य हाईवे की तरह समझ लीजिए। ओके, एक ऐसा हाईवे जो रनवे के ठीक बीच तक जाता है। खराब मौसम में जब पायलट को रनवे अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होता तो वो इसी अदृश्य हाईवे पर अपनी गाड़ी मतलब विमान कुछ चलाते हैं। अच्छा, तो अगर ये हाईवे ही गायब हो जाए तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। समझ गई। मतलब घने बादलों में इसके बिना लैंडिंग करना वो तो जान जोखिम में डालने जैसा है। बिल्कुल, इसीलिए पायलट का गो अराउंड का फैसला बिल्कुल सही था। तो एक सिस्टम फेल हुआ और पायलट ने सही फैसला लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, यहाँ से तो कहानी बस शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जब ATC उनसे पूछता है कि क्या वो दोबारा कोशिश करना चाहेंगे तो पायलट का जवाब उस कॉकपिट के तनाव को साफ जाहिर करता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नो, वी नीड सम टाइम टू वर्क दिस आउट। और फिर वो एक ऐसी लिस्ट सुनाते हैं जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, ताकि ऐसे ज़रूरी सिस्टम्स में ज़बरदस्त रिडंडेंसी मतलब बैकअप होते हैं। ये तो बहुत अजीब है। क्या ये किसी बहुत बड़ी गड़बड़ी का संकेत था? बिल्कुल। एक साथ इतने सारे अलग अलग सिस्टम का फेल होना ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये किसी बड़ी इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी या शायद एक मुख्य एवियोनिक्स कंप्यूटर की समस्या की ओर इशारा करता है, जिसे एविएशन में कॉमन मोड फेलियर कहते हैं। एग्जैक्टली। और ये पायलट के लिए सबसे बुरा सपना होता है, क्योंकि आपके बैकअप सिस्टम भी उसी एक चीज़ पर निर्भर होते हैं जो फेल हो चुकी है। तो ये रेडियो ऑल्टीमीटर ये क्या करता है? रेडियो ऑल्टीमीटर वो सिस्टम है जो रडार से ज़मीन की सटीक ऊंचाई बताता है, खासकर लैंडिंग के आखिरी कुछ 100 फीट में। 2 का फेल होना मतलब विमान की ऑटो लैंड करने की क्षमता वो पूरी तरह से खत्म हो गई। बाप रे! और ये तो बस शुरुआत थी, लिस्ट और लंबी होती जाती है। हाँ, वो बताते हैं कि TCS यानी ट्रैफिक अलर्ट और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में खराबी है। ओह नहीं। ऑटो स्पीड ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, और तो और विमान की सहायक पावर यूनिट APU वो भी बंद पड़ी है। मतलब ऐसा है जैसे गाड़ी चलाते हुए आपके ब्रेक, साइड मिरर, हॉर्न और एयरबैग सब एक साथ फेल हो जाए। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। TCS का फेल होना मतलब अब वो दूसरे विमानों के लिए एक तरह से अंधे हो चुके हैं। APU का फेल होना मतलब अगर वो इंजन बंद कर दें तो विमान को पावर देने के लिए कोई बैकअप नहीं है। एक एक करके सारी सुरक्षा की परतें हटाई जा रही हैं। हाँ, आप बस सोचिए, कॉकपिट में उस वक्त सिर्फ लाल बत्तियां और अलार्म बज रहे होंगे, और बाहर JFK पर मौसम ऐसा कि बादलों की निचली परत, जिसे सीलिंग कहते हैं, वो सिर्फ 200 फीट पर थी। बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। तो अब घड़ी चल पड़ी है। एक तरफ एक एक कर सिस्टम दगा दे रहे हैं, दूसरी तरफ फ्यूल की सुई नीचे जा रही है। और नीचे JFK पर मौसम ऐसा है कि रनवे दिखना भी मुश्किल है। हाँ,
तो कॉकपिट में बैठे पायलट के पास अब सिर्फ उनका अनुभव और उनका दिमाग बचा था। वो तुरंत एटीसी से पूछते हैं, क्या पास के नेवार्ड के एयरपोर्ट पर मौसम बेहतर है? और यहीं से एटीसी की भूमिका बदल जाती है। वो सिर्फ एक ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं रहते, बल्कि एक तरह से उस फ्लाइट के को पायलट बन जाते हैं जो जमीन पर बैठकर मदद कर रहे हैं। सही कहा। वो तुरंत बताते हैं कि JFK पर 200 फीट की सीलिंग है, जो नाकाफी है। पायलट जवाब देते हैं कि उन्हें बिना ILS के उतरने के लिए कम से कम 600 फीट की सीलिंग चाहिए, ताकि वो रनवे को आंखों से देखकर मैन्युअली लैंड कर सके। बिल्कुल। तो अब ATC उनके लिए एक तरह से मौसम का हाल बताने वाला एजेंट बन गया है, जो अलग अलग एयरपोर्ट्स पर विकल्प तलाश रहा है। हाँ, वो बताते हैं अल्बानी में 600 फीट है, जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। बॉस्टन में 500 फीट, ब्रैडली में भी 500 फीट। वो उन्हें हर संभव विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच पायलट एक और बम फोड़ते हैं। ईंधन वाला। हाँ, वो एक ऐसी लाइन कहते हैं जो इस पूरी स्थिति में एक टाइमर लगा देती है। एंड ऑल्सो वी गेटिंग अ लिटिल लो ऑन द फ्यूल। बस अब उनके पास दुनिया भर के विकल्प आजमाने का समय नहीं है। हर गुजरते मिनट के साथ फैसला लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्हें जल्दी ही कोई ऐसा एयरपोर्ट चुनना होगा जहां मौसम भी ठीक हो और वो अपने बचे हुए ईंधन से पहुंच भी सके। वो बोस्टन जाने पर विचार कर ही रहे हैं, जिसका मतलब था एक और लंबा चक्कर। तभी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। ATC का अपडेट। हाँ, ATC एक ताज़ा अपडेट देता है। वो कहता है कि पास के नेवर्क एयरपोर्ट पर एक स्पेशल वेदर रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक सीलिंग अब 400 फीट हो गई है। ये अभी भी पायलट की 600 फीट की जरूरत से कम है, लेकिन 200 फीट से तो 2 गुना है। हाँ, और जब आप ऐसी मुश्किल में हो तो ये छोटी सी जानकारी सोने के बराबर होती है। ये एक मौका है, शायद आखिरी मौका, पास में ही सुरक्षित उतरने का। और इस जानकारी के मिलते ही पायलट की प्रतिक्रिया वो कमाल की है। वो हार नहीं मानते। वो एक ऐसा प्लान सामने रखते हैं जो उनकी असाधारण काबिलियत को दिखाता है। VNAV अप्रोच वाला प्लान। हाँ, वो कहते हैं कि चूंकि उनका ILS काम नहीं कर रहा, तो वो JFK के बजाय नेवर्क में एक VNAV अप्रोच की कोशिश करना चाहते हैं। ये उस बातचीत का सबसे कमाल का पल है। सोचिए, जमीन से मिलने वाले सारे सिग्नल, मतलब ILS, वो दगा दे चुके थे। वो अदृश्य हाईवे गायब हो चुका था। तो पायलट ने क्या किया? तो पायलट ने ऊपर देखा, सैटेलाइट्स की तरफ, और कहा, ठीक है, अगर जमीन मदद नहीं कर सकती तो मैं आसमान से मदद लूंगा। वाह। VNAV यानी वर्टिकल नेविगेशन अप्रोच में पायलट ने विमान के अपने GPS और फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आसमान में ही एक वर्चुअल रनवे बना लिया। तो मतलब उन्होंने जमीन से मिल रहे सिग्नल के बजाय विमान के अपने कंप्यूटर और सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करके लैंडिंग का एक नया रास्ता बना लिया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं था, ये उस दबाव में एक असाधारण जुगाड़ था, एक बेहतरीन इंजीनियरिंग सोच का नतीजा था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ नियमों की किताब फॉलो करने वाले पायलट नहीं थे। नहीं, वो एक ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर थे जो बॉक्स के बाहर सोच सकते थे। इतने सारे सिस्टम्स फेल होने के बाद एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करना जो अभी भी काम कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। ATC भी इस प्लान की गंभीरता को समझता है। वो पायलट से फिर से पुष्टि करते हैं कि क्या वो वाकई न्यूमार्क में VNAV अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ILS तो वहाँ भी काम नहीं करेगा। और पायलट का जवाब उनके आत्मविश्वास और मजबूरी दोनों को दिखाता है। वो कहते हैं, That's right, that's the only option that we have। जब मैंने पहली बार ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा तो कुछ देर के लिए मुझे रुकना पड़ा। बस कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि इस कॉकपिट में उस वक्त क्या माहौल होगा। हाँ, बाहर तूफान, अंदर एक एक करके सिस्टम्स दम तोड़ रहे हैं और 350 लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और इसके बावजूद पायलट की आवाज में कोई घबराहट नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल अंदाज है। ये असाधारण है। हाँ, और सिर्फ पायलट ही नहीं, उस ATC कंट्रोलर की भी तारीफ करनी होगी। उसकी आवाज में भी अंत तक कोई घबराहट नहीं थी। वो पायलट के लिए एक शांत और स्थिर सहारा बना रहा। बिल्कुल। इसके बाद वो उन्हें नेवा के रनवे 4R पर VNA अप्रोच के लिए मंजूरी देते हैं। और फिर बातचीत के अंतिम चरण में ATC कुछ ऐसी जानकारी मांगता है जो इस पूरी तकनीकी बातचीत को अचानक एक मानवीय चेहरा दे देती है। सही कहा। वो पूछते हैं, गिव मी द पीपल ऑन बोर्ड एंड द फ्यूल ऑन बोर्ड प्लीज। और पायलट जवाब देते हैं, विमान में कुल 370 लोग हैं और ईंधन 7200 किलोग्राम बचा है। ये दो आंकड़े ये अचानक हमें याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ मशीनों और रेडियो तरंगों की कहानी नहीं है, यह 370 इंसानी जिंदगियों की कहानी है
जो उस एक पायलट के कौशल और एटीसी के सहयोग पर टिकी थी। और 7,200 किलो ईंधन, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, खासकर जब आपको नहीं पता कि पहली कोशिश में लैंडिंग होगी या नहीं। और फिर 38 मिनट के तनाव के बाद वो शब्द आते हैं जिनका सभी को इंतजार था। लैंडिंग क्लियरेंस। हाँ, नेबाक टावर से आवाज आती है, एयर इंडिया 101 हैवी, रनवे 4 राइट, क्लियर टू लैंड। इस तनावपूर्ण बातचीत का ये एक राहत भरा अंत था। विमान उस पायलट के बनाए वर्चुअल रास्ते पर चलकर सुरक्षित लैंड कर गया। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने एक ऐसी स्थिति देखी जहां तकनीक ने एक एक करके साथ छोड़ दिया। मौसम बेहद खराब था और समय भी नहीं था। लेकिन इंसानी दिमाग, अनुभव और टीम वर्क ने मिलकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। ये घटना हमें एविएशन सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, पहला कि सिस्टम्स की रिडंडेंसी या बैकअप कितने जरूरी हैं, लेकिन ये भी कि वो भी फेल हो सकते हैं। दूसरा, संकट के समय पायलट और एटीसी के बीच साफ और शांत बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है। और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाता है कि जब ऑटोमेशन और कंप्यूटर फेल हो जाते हैं तो कॉकपिट में बैठे एक शांत, अनुभवी और कुशल इंसान की कोई जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल जो ये घटना हमारे लिए छोड़ जाती है। हाँ, मतलब आज की दुनिया में जहां हम ऑटोमेटिक कारों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हर दिन और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, ये घटना एक जरूरी सवाल उठाती है। क्या सवाल? कि जब कोई अप्रत्याशित संकट आता है, जब सारे सिस्टम्स और एल्गोरिदम एक साथ फेल हो जाते हैं, तो क्या कोई मशीन उस मानवीय सूझबूझ, उस रचनात्मक जुगाड़ और उस हिम्मत की जगह ले सकती है जो उस पायलट ने उस दिन 370 लोगों की जान बचाने के लिए दिखाई थी? एक बहुत जरूरी सवाल है। इस बारे में सोचने की जरूरत है। Okay, the other thing that we could try over here, because we've got a trend showing it's the ceiling at JFK is also improving a bit. I could try a VNAV approach, a quick VNAV approach over here. Okay. And see, you know, it can take us down in a situation like this because we're really, stuck and there's no fuel. And I'm showing Newark just had a special, and they're showing 400 overcast. They just had a special at 12050, so about 6 minutes ago. Okay, so it's a bit better now in Newark, is that correct? Yes, sir. The weather came up just 400 feet overcast at Newark. Okay, so we can, then we could possibly try for Newark as well. And approach India 101. Can we go to Newark? We'll try there. India 101, so I just have the Newark person here now. So it's the weather's getting a little bit better. They haven't had a go around for due to the weather. Yeah, that's fine. The problem is with the instrumentation problem that we are facing. Unable to do the ILS. So I was going to try VNAV approach in Newark if the ceiling is better than JFK. Okay, so you want to do the VNAV approach into Newark, is that correct? That's right. That's the only option that we have because, this ILS is unpredictable because every time we turn towards the localizer, it's just gone. Okay, so your ILS is out of service on both sides of the airplane, right? That's correct. And then you said also the radar altimeters are out on both sides of the airplane? That's right. We are on a single radio altimeter now. Okay, so what we will do is we'll clear to the ILS 4 right at Newark, but you're gonna fly it as a VNAV approach. That's correct. And if I have a better ceiling, at least once I go visual, I can continue my approach. Air India 101. Other than both ILSs, both radar altimeters, what other things have failed on the airplane? Basically, here we've got single source radio altimeter. We've got TCAS failure, no auto land, wind shear system, auto speed brake, and APU is unserviceable as well. Okay, Air India 101. So just when you get a chance, give me the people on board and the fuel on board, please. We have total of 370 and fuel here 7,200 kgs. Air India 101. Air India 101. Okay, so you have one operational navigation radio that you're going to shoot the ILS 4 right at Newark, correct? Yes, it'll be in basically a LNAV VNAV approach that I want to
attempt here. Air India 101, is there anything else that you need from me? We are good, sir. India 101. Thank you for the support. And thank you very much. No, you're welcome. I wish there was more I could do for you. Air India 101, heavy contact, New York approach 127.3. Approach, good morning. Air India 101. Now we are coming to walk. Heading is 290, descending 3000. Air India 101. Okay, and Air India 101 Heavy, which approach would you like today? The 4 right, ILS. Okay, very good. Expect ILS 4 right. Air India 101 Heavy, contact Newark Tower 118.3. 18.3. Good morning. Air India 101, ILS 4 right. Air 101 Heavy, Newark Tower. Good morning, 10205, only 4 right. Clear to land. 4 right, clear to land. Air India 101.